लॉकडाउन जैसे मानवीय हालात में डीपीएमआई दरभंगा लगातार एक आशा के किरण के रूप में शिक्षा जगत में ऑनलाइन सोर्स के माध्यम से अपना काम कर रहा है। लगातार शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों, नैतिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, इस पे डीपीएमआई दरभंगा काम कर रहा है। यानी कि ये लॉकडाउन के इस पे हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। आज डीपीएमआई दरभंगा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि डॉक्टर हलीमा सादिया जैसी शख्सियत जिनका शिक्षा के प्रसार के प्रति और सामाजिक कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वो लगातार शिक्षा के प्रसार के लिए अपना कार्य कर रही हैं, लगातार बच्चों को मोटिवेट करती हैं और एक ऐसी शिक्षिका जिन्होंने अपना ज़्यादातर और अपना अनमोल समय शिक्षा को समर्पित किया, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया है। और चूंकि आज का जो सेशन है वो हमारी मैम वो सेशन लेंगी जहाँ पे 12 पास बच्चों को कैरियर के बारे में बताएंगी कि आगे उनको क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करेंगी और अपने विचारों को रखेंगी जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। जैसे एक शेर है कि इस हालात में जो हर तरफ दुनिया बंद है और हर तरफ बहुत सारा काम रुका हुआ है, उसमें हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला है, कुछ कर गुजरने का मौका मिला है। और एक जो डर है कोरोना का, उस डर से बाहर निकलने का और अपने आप को मोटिवेट करने का मौका मिला है। मैम जो कि हम लोग को मोटिवेट करेंगी और एक शेर के साथ मैं मैम को अब इनविटेशन दूंगा, आमंत्रित करूंगा कि हमारे छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनको और हम लोगों को लाभान्वित करे। और मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, आता है जलजला क्या घर बनाना छोड़ दें। और इसी के साथ मैं मैम को बोलूँगा, आइए अपना सेशन लीजिए। हलीमा मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब। और आपने कहा कि क्या मुस्कुराना छोड़ दें, तो वक्त तो ऐसा ही आ गया है कि मुस्कुराना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट तो हमारे मास्क में छुप जाएगी। तो अब हमें एक नया हुनर सीखना है कि हमें आंखों में मुस्कुराना सीखना है। कम से कम आंखें खुली हुई हैं तो हम आंखों से मुस्कुरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत ही अच्छा मेरा तारुफ पेश किया। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक खिदमतगार हूँ और मैं खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहती हूँ। जो कोई भी मुझसे खिदमत ले सके और ऊपर वाला उसे कबूल करे, बस यही मेरी ख्वाहिश रहती है, किसी का भला हो जाए और वो कबूल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्चों जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं देख रही हूँ कि 38 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो नाजरीन आदाब, आप मुझसे तो आप सभी वाकिफ होंगे, या जो नहीं वाकिफ हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक तालिबा हूं जो हमेशा इल्म की सीख में और इल्म की तलाश में रहती हूं, और आज भी उसी तलाश ने मुझे आपके रूबरू यहाँ पेश किया है। तो मैं अपनी बात का आगाज एक शेर से करना चाहती हूँ। मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे, मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मुझे आसरा तो दे। तो आज का जो ये सेशन है, जो बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग के नाम से है, ये बच्चों को एक तिनके जैसा आसरा देने के मानिंद है। क्योंकि जो कुछ बच्चों को करना है जिंदगी में, वो उन्हें खुद करना है। उन्हें खुद अपना रास्ता ढूंढना है, उन्हें खुद अपनी सलाहियतों का इदराक करना है, उन्हें खुद अपने आप को पहचानना है। लेकिन उन्हें हौसला देना और चाहे तिनके जैसा ही सहारा सही वो प्रोवाइड करना, वो हम बड़ों का काम है। वो आज हम इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाली जनरेशन के मेमार हैं, वो हमारे लीडर्स हैं। कल को हमारा ये मुल्क या हमारा नेशन उन्हीं के जरिए चलाया जाएगा। और मुझे बहुत यकीन है कि हमारे आज के बच्चे
कम से कम हम जैसे बड़ों से तो बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जो सबसे बड़ी उनकी नुमायां खूबी है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते हैं, वो हकीकत की दुनिया में जीना जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि ये बच्चे आईटी प्रोडक्ट हैं। तो जितनी आसानी के साथ ये आईटी के फील्ड में चीजों को सीखते हैं और जितनी आसानी के साथ वो काम को कर गुजरते हैं, यकीन जानिए कि हमारी जनरेशन के लोगों को उसमें बहुत वक्त लग जाता है। तो हमारे जो ये बच्चे हैं उनकी नजर भी मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चढ़ पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो इन बच्चों को इनका रास्ता मालूम है कि क्या बनाना है, हमें सिर्फ उनको थोड़ा सा सहारा देना है। और उस सहारे के लिए आज हम यहाँ आप सबके रूबरू मौजूद हैं। मैम, एक मिनट, हम आपका समय डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी सारे अटेंडेंट्स को बताया है कि जिनका भी जो क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेंड कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाएगा, इसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो एक ऑप्शन है राइज हैंड, उस ऑप्शन का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो बेवजह उस ऑप्शन को ना क्लिक करें। जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस समय आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। उस ऑप्शन के इस्तेमाल के बाद आपको एक म्यूट का माइक का ऑप्शन दिया जाएगा, उसको अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो क्वेश्चन का एक सेशन रखा जाएगा लास्ट में, आप अपना क्वेश्चन को नोट करते रहें नोटबुक पे, और लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी बातों से मैं डॉक्टर हलीमा सादिया मैम को कहना चाहता हूं कि अपना सेशन कंटिन्यू करें। शुक्रिया फारूक साहब। तो जो मेरा अपनी जिंदगी का तजुर्बा है बच्चों, उसी तजुर्बे की रोशनी में मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगी। और उस तजुर्बे ने मुझे ये बताया है कि जो सबसे बड़ी परेशानी किसी भी बच्चे के सामने आती है वो परेशानी ये होती है कि वो करियर को आखिर चूज कैसे करे। ये जो सिलेक्शन का मामला है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मामला है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें चंद इंफॉर्मेशन या चंद मालूमात तो मुहैया करा देता है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि हमारी अपनी पहचान क्या है। हम अपनी सलाहियतों से या हम अपने आप को पहचानने से कासिर रह जाते हैं। तो देखिए, ये जो एक कैफियत है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये वो फैक्टर है जो हमें हमेशा हमारे ज़हन को परेशान करता रहता है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा डिसीजन जो बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं कि हम कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, किस दिशा में जाएं, किस रास्ते पे जाएं। लेकिन बच्चों, आपको मालूम है कि इस दुनिया में 7.2 बिलियन लोग रहते हैं और उसमें से 70% लोग काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस फील्ड में आप हैं वो तन्हा तो नहीं है ना। जो आपकी परेशानी है कि हम क्या करें और क्या चूज करें, ये आपके अकेले की परेशानी नहीं है। आप जैसे 5 बिलियन लोग कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं, किसी ना किसी जॉब में ऑलरेडी हैं ही। तो आखिर वो कैसे इस जॉब में गए, वो कैसे इस फील्ड में गए और वो कैसे इस फील्ड को निभा रहे हैं, अपनी जॉब को निभा रहे हैं, वैसे ही आप भी कर लीजिएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने जहन से हमें ये निकाल देना है कि ये बहुत ही कोई टफ चीज है जो हमारे सामने आ गई है। कुछ ऐसा दुश्वार गुजार मरहला है कि अब मैं क्या करूं, मैं बिखर जाऊं, मैं टूट जाऊं, मैं नाकाम हो जाऊं, मैं क्या करूं। इस सोच से अपने जहन को पहले निकालना है कि यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस फील्ड। आपके जैसे बहुत से लोग इस नैया में तैर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सिर्फ थोड़ी सी परेशानी क्या हो जाती है कि हमें
सिर्फ ये डर रहता है कि हम किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले नहीं चले हैं। जैसे अगर हम मान लिया कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो पहले तो हम डॉक्टर ने कभी डॉक्टरी की नहीं, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं पहले हमने कभी इंजीनियरिंग नहीं की, हम नर्स बनने जा रहे हैं कभी हमने पहले नर्सिंग नहीं की। तो एक ऐसी चीज होती है जो अननोन होती है, और ये जो अननोन का खौफ है दिल में, ये जो फियर है, ये हमें पीछे खींचता है, वो हमें डराता रहता है कि पता नहीं वहां कैसे होगा। अच्छा ऐसा ना करें कि कहीं मैं मीडिया में चला जाऊं, वो शायद मुझे मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। अच्छा नहीं, मीडिया में भी नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नेवी में चला जाऊं, वो शायद मेरे लिए ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि ये तमाम फील्ड्स जितने भी होते हैं वो सब हमारे लिए नए होते हैं, अननोन होते हैं, हम उन पे पहले चल नहीं चुके होते हैं। चाहे जितनी भी आप मालूमात उनके बारे में हासिल कर लें, कितनी भी चीजें जान लें, लेकिन जब तक हम उस पर खुद नहीं चल के देखते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमारे अंदर एक खुद एतमादी नहीं आती है कि आखिर वो फील्ड हमारे लिए कैसी है। क्योंकि मैं भी स्कूल में 26 सालों से मैं भी स्कूल में हूँ, और हर साल ऐसे बच्चों से मेरा साबका पड़ता है जो 10th और 12th में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के सेशंस हम हमेशा उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम लोग उनसे हमेशा ये पूछते हैं कि बेटे आप क्या करेंगे, आपने कुछ सोचा है, आप क्या बनने वाले हो, आपका इरादा क्या है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जो कॉमन आंसर्स मुझे मिलते हैं उनसे, मैंने ज्यादा उन कॉमन आंसर्स को यहाँ पेश करने की कोशिश की है, इस उम्मीद पे कि यही आंसर्स ज्यादातर बच्चे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बच्चे हैं उनको वो भी यही आंसर देते होंगे। सबसे पहले तो जब वो 10th में होते हैं तो उनका जवाब क्या होता है, ओह मुझसे ये सब ना पूछो, बोर्ड एग्जाम है, मेरे सामने इतना मुश्किल मरहला है, मुझे भी बोर्ड देना है, उसकी तैयारी करनी है, आई एम फोकसिंग ऑन माई प्रिपरेशन नाउ एंड नाउ लेट द रिजल्ट कम एंड तब हम डिसाइड करेंगे। ये जवाब होता है बच्चों का अगर वो 10th का एग्जाम दे रहे होते हैं तो। उसके बाद फिर जब वो 10th से 11th में आ जाते हैं, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वहां आने के बाद उनका क्या होता है कि मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ, हालांकि मैंने आर्ट्स तो ले ली, मैंने साइंस तो ले ली, मैंने कॉमर्स तो ले लिया, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि मैं मार्केट सर्वे करके देखूं कि आखिर मार्केट में क्या जॉब चल रही है, किस जॉब की ज्यादा चलन है, फिर उसके हिसाब से मैं सोचूंगा। और उसके बाद कुछ बच्चों का क्या होता है, अरे मेरे सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं तो मैं क्यों ना साइंस लूं, मैं भी साइंस ही लूंगा। जब रवि साइंस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब शकील साइंस ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। और एक जो चौथी किस्म होती है बच्चों की, वो उन बच्चों की होती है जो ये कहते हैं कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं ये बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं पायलट बनूं, तो मैं वही करूंगा जो मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। तो ये 4 किस्म के बच्चे नॉर्मली नजर आते हैं जब हम उनसे सवालात पूछते हैं, जब वो 10th में होते हैं या फिर वो 10th पास करके 11th में जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है, इन चारों तरह के बच्चों का नतीजा कि वो बिल्कुल उस दिहाने पे खड़े हो जाते हैं जिसके बिल्कुल आर या पार उन्हें होना होता है, क्योंकि वो वक्त नहीं होता है जिस वक्त में कि वो अपने आप को और पहचान सके, अपनी सलाहियतों को पहचान सके, अपने एप्टीट्यूड को पहचान सके। तो उस वक्त वो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त उनको ये पता ही नहीं रहता कि उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, उन्हें ये पता नहीं रहता कि उनका सब्जेक्ट कौन सा पसंदीदा है। सब्जेक्ट कौन सा पसंदीदा होता है उनका, नॉर्मली जो टीचर उनको पसंद आते हैं। अब किसी की अगर मैथ्स टीचर बहुत अच्छी है, बहुत लविंग केयरिंग है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बहुत शाबाशी देती है, तो उसका सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स हो जाता है। और अगर किसी की, मैं एक स्कूल में गई थी पिछले दिनों, तो वहां जब रिसेस हुआ तो मैंने देखा बहुत सी बच्चियां इधर उधर घूम रही थी, बहुत से बच्चे घूम रहे थे, शॉर्ट ब्रेक में कोई खा रहे थे, कोई पानी पी रहे थे। तो मैं गई एक बच्ची के पास, क्योंकि नॉर्मली जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा मतलब जाती पसंदीदगी है मुझे कि मैं बच्चों से बात करके बहुत खुश महसूस करती हूँ। तो मैं गई बच्ची के पास, मैंने पूछा बच्ची से कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप सब तो सोच ही रहे होंगे कि मैंने क्या उम्मीद लगाई थी। मैंने ये उम्मीद लगाई थी कि उसका जवाब होगा या तो साइंस या मैथ्स, या अगर बहुत ज्यादा होगा तो इंग्लिश। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि उसने कहा कि हिंदी। अच्छा, जैसे उसने हिंदी कहा वैसे मैं बिल्कुल हैरान रह गई, मेरे फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आया कि हिंदी, हिंदी इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो वो करने लगी कि क्यों मैम, क्या हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल हो सकता है, हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये तो बताएं कि आखिर हिंदी आपका फेवरेट क्यों है, आखिर उसमें क्या अच्छाई है। तो उस बच्ची ने कहा क्योंकि हमारी हिंदी की मैम बहुत अच्छी है।
वो बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं क्लास में, वो हमें कभी डांटती नहीं है और कभी किसी के सामने हमें जलील नहीं करती हैं, इसलिए हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखिए स्कूल लेवल पे हमें सब्जेक्ट पसंद करने का जो हमारा मेयार होता है वो ये होता है कि हम ज्यादातर जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस पीरियड में बहुत हमें आसानी मिलती है, जो टीचर हमें बहुत एट ईज रखती है या बहुत कंफर्टेबल फील कराती है, हमें लगता है कि वही सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम अपने एप्टीट्यूड को उस वक्त पहचान नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे में बच्चों को ये लगता है कि यही सब्जेक्ट मेरे लिए मुनासिब है, और जब उनको पता चलता है कि वो सब्जेक्ट उनके लिए मुनासिब नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो फिर और दोबारा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि व्हाट इज माय एम इन लाइफ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं माँ बाप को खुश करना चाहता हूँ या अपनी पसंद से कुछ करना चाहता हूँ, या फिर मैं समाज में देखूं कि जिस चीज में कमी है, जिस फील्ड में लोग ज्यादा नहीं है, उसमें जाना चाहता हूँ। आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किससे पूछूं, किससे मालूम करूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि आखिर मेरा मकसद जिंदगी क्या है, आखिर मुझे आगे चल के करना क्या है, मुझे कौन सी रोड लेनी है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे कैसे अपनी राह का तयन करना है। देखिए इसमें कुछ तो कसूर हमारे बच्चों का भी है, और कुछ कसूर जो है वो ज्यादातर हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का है। क्योंकि जो 10वीं क्लास तक हमारा सिलेबस है, वो 10वीं क्लास तक के सिलेबस में हमारे क्या है कि हर चीज बहुत कॉमन पढ़ाई जाती है, और ये सोच के पढ़ाई जाती है कि सभी बच्चे यकसा तरीके से सीखेंगे, और हर बच्चे को यकसा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें अगर हर जानवर को पेड़ पे चढ़ा करके उनको असेस किया जाए और उनको देखा जाए कि उनके अंदर पेड़ पे चढ़ने की कितनी सलाहियत है, तो जाहिर सी बात है कि मछली तो जिंदगी भर यही सोचती रहेगी कि मैं तो बिल्कुल निकम्मी हूँ, क्योंकि वो तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगी, उसके अंदर पेड़ पे चढ़ने की सलाहियत ही नहीं है। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिविजुअलिटी को नहीं प्रमोट करता है, वो इंडिविजुअलिटी को नहीं टैप करता है, बल्कि वो एक कॉमन सिलेबस देता है 10th तक के लिए जो हर एक को पढ़ना है। अब आप ये बताएं कि हम 10th तक में पढ़ रहे होते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और एक सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। अब अगर किसी बच्चे को मीडिया में जाना है तो उसे 10th तक में तो पता ही नहीं चलेगा कि मीडिया है क्या चीज, उसका कहीं पे कोई इसके लिए एक्सपोजर ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को होटल मैनेजमेंट में जाना है तो उसको क्या पता चलेगा 10th तक ये क्या चीज है, और उसे इसे लेना भी है या नहीं लेना है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं होता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपोजर होता है कि हम लोग अपने स्कूल में कुछ क्लब्स बना लेते हैं। ये भी मैं बात कर रही हूँ उन स्कूलों की जो बहुत ही मॉडर्न स्कूल होते हैं, जब बहुत ही हाईटेक स्कूल्स होते हैं जहाँ पे काफी फैसिलिटीज होती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्लब्स बना लिए जाते हैं जिसमें ज्यादातर जो प्रोफेशंस हैं जो आगे चल के बच्चे ले सकते हैं उनका एक क्लब बना दिया जाता है। जैसे मीडिया क्लब है, जैसे जर्नलिज्म क्लब है, जैसे फोटोग्राफी क्लब है, जैसे एडवेंचर क्लब है, जैसे होम साइंस क्लब है, जैसे इस तरह की चीजें बना दी जाती हैं ताकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनको वहाँ पे आइडिया मिल सके कि वो जो प्रोफेशन आगे लेने वाले हैं वो प्रोफेशन आखिर किस तरह से काम करता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है यहाँ पे वो ये है कि हमें सिंसियरली सबसे पहले ये देखना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, और ये देखना है कि 3 चीजें हमें देखनी है कि सबसे पहली चीज ये है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, दूसरी चीज ये देखनी है कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, और तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमारे रिसोर्सेस क्या है। इन तीनों चीजों को हमें अपने मद्देनजर रखना है, और उसमें सबसे ज्यादा मैं तीनों में से भी जो अहमियत दूंगी वो इंटरेस्ट को दूंगी। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है तो यकीन जानिए जबरदस्ती मारे बांधे उसे बहुत देर तक आगे नहीं ले जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें किसी चीज में दिलचस्पी होती है तो आप देखें आपके सामने हजारों मिसालें ऐसी होंगी कि एक शख्स को किसी काम में दिलचस्पी थी तो चाहे उसने डिग्री कोई सी अदर ले ली, लेकिन उस दिलचस्पी की बिना पे उसने अपने फील्ड की चीज को सीख लिया, जैसे भी सीखा हो, जितनी भी मुशक्कतें की हो, चाहे उसने कॉलेज के बाद जा करके सीखा या किसी जानने वाले से सीखा या यूट्यूब के जरिए सीखा या सेल्फ लर्निंग के जरिए सीखा, ऑनलाइन के जरिए सीखा, वो सीख ही लेता है और फिर उसी काम में वो वक्त गुजारता है। तो ये जो इंसान की जिंदगी में इंटरेस्ट है ये बहुत जरूरी है, फिर उसका एप्टीट्यूड जरूरी है, और फिर उसके रिसोर्सेज जरूरी है कि उसके पास रिसोर्सेज क्या है। इसलिए हमें रश करने के बजाय और फौरन ही एक नतीजे पर निकल जाने के बजाय या फौरन ही एक जजमेंट कर लेने के बजाय अपने बारे में हमें क्या करना चाहिए, पहले
इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए, अपना तजिया करना चाहिए और इन तीनों चीजों को सामने रख के करना चाहिए। इसके लिए हमें एक तरीका बताया गया है। अब क्योंकि हम अपना तजिया कैसे करें, हम अपने बारे में कैसे जानें। वैसे तो रोज रात को जब हम सोने जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप सब लोग भी ये महसूस करते होंगे जो मैं महसूस करती हूँ कि रोज रात को जब हम सोते हैं तो दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है वो आंखों के सामने घूम जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा तो मैंने आज ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, इसे ऐसे करना चाहिए था, अच्छा इसमें ये चूक रह गई, उसमें वो कमी रह गई, अच्छा अगली बार में हम इसको ऐसे कवर अप कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे तो ये तमाम चीजें हमारे आंखों के सामने घूमती रहती है। पर यहाँ जो हमें एक सीरियस एफर्ट के जरिए अपने बारे में जानने की कोशिश करना है, उसे कहते हैं हम SWOT एनालिसिस। ये SWOT एनालिसिस होता है जिसमें हम इस तरह से 4 कॉलम बनाते हैं और इन 4 कॉलम में एक तरफ हम लिखते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, यानी कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, हमारी क्या क्या सलाहियतें हैं, हमारे अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि वो हमें मुमताज कर रही हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथ दे रही हैं, हमारी पर्सनालिटी को कुव्वत दे रही हैं। और दूसरे खाने में हम लिखते हैं अपनी वीकनेसेस, यानी हमारे अंदर वो क्या कमियां हैं। जैसे कि कई लोग बहुत जज्बाती होते हैं, कई लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही होमसिक फील करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे जो बहुत ज्यादा बहादुर नहीं होते हैं, वो वीक होते हैं। तो इस तरह की मतलब कुछ कुछ चीजें किसी किसी न इंसान के अंदर होती है। कुछ लोग डार्कनेस से बहुत डरते हैं, ये उनकी वीकनेस होती है। तो ऐसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। और फिर उसके बाद उसके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, वो किस किस फील्ड में क्या क्या कर सकता है, उसके सामने कौन कौन से रास्ते हैं खुले हुए हैं, और फिर उसे थ्रेट कहाँ कहाँ से है। यानी कि अगर वो मान ले कि एक रास्ता चूज करता है तो उस रास्ते को चूज करने के बाद उस रास्ते पे जाने की राह में क्या क्या रुकावटें उसके सामने हैं जो उसे उस चूज किए हुए रास्ते पे जाने से रोक सकती हैं। तो जब आप ये अपनी एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है इंसान को अपनी खूबियां और अपनी कमियां पहचानना। ये बहुत मुश्किल काम है। जो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना देखा कोई, कि जब हम अपनी खामियों को देखने लगते हैं, अपनी कमियों को देखने लगते हैं, तो फिर तो हमें लगता है कि सारी कमियां तो हमारे ही अंदर और कोई बुरा तो है ही नहीं दुनिया में मुझसे ज्यादा। तो इसलिए हमें अपना बहुत ही ऑनेस्ट जजमेंट करना है, एक ऑनेस्ट अपने बारे में जो है राय कायम करनी है, और उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना है कि आखिर हमारे अंदर ये लिस्ट जो है स्ट्रेंथ की कितनी लंबी है, वीकनेसेस की कितनी लंबी है, अपॉर्चुनिटीज की कितनी लंबी है और थ्रेट्स की कितनी लंबी है। और उसके बाद हम इसमें से किस तरह हम स्ट्रेंथ की लिस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं, वीकनेसेस को कम कर सकते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज की राह में हमारे सामने यहाँ पे थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये SWOT एनालिसिस करना हमारे लिए इस स्टेज में, जिसमें कि अभी हमारे बच्चे हैं, यानी कि जब वो 8वीं में आ जाएं तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 11वीं तक में वो ये अपना हर बार SWOT एनालिसिस करें, और ये वक्फे से करें, हर 6-6 महीने पे करें, ताकि उनको ये पता चले कि जो पहले उनकी वीकनेसेस थी उसमें से कितनी अब कम हो गई है। कई बार सब्जेक्ट्स की वीकनेसेस होती हैं, वो सब्जेक्ट की वीकनेसेस भी कम हो जाती हैं। तो ये अपना एक SWOT एनालिसिस उन्हें हर 6 मंथ्स पे करते रहना है। अब आप सब जरूर सोच रहे होंगे कि मैडम ये क्या सवाल पूछ रही हैं, व्हाट इज माय स्टाइल। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जवाब दे दूंगी माय स्टाइल इज शाहरुख खान या सलमान खान, है ना। देखिए मैं उस स्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो तो जो उनका स्टाइल था वो बना चुके हैं और वो पैसे कमा भी रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं जिंदगी में, और वो हमारे ही पैसों से कामयाब हो रहे हैं। यहाँ जो मैं जिस स्टाइल की बात कर रही हूँ वो स्टाइल है कि हमारी पर्सनैलिटी का स्टाइल। ठीक है, हमारी हर इंसान की एक पर्सनैलिटी का स्टाइल होता है जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे उसकी शनाख्त होती है, जिससे लोग उसको पहचानते हैं। और वो स्टाइल क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है उसके बिहेवियर का, उसके इमोशंस का, उसके थॉट पैटर्न का, उसके मोटिवेशंस का, उसकी क्वालिटीज का। जो ये सब चीजें जो हैं वो उसका कैरेक्टर बनाती हैं। तो ये हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा स्टाइल क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है,
हमारे इमोशंस क्या है, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, हम दूसरों के साथ किस तरह पेश आते हैं, हम दूसरों के साथ हमारा जो है वो अपने मुल्क के प्रति क्या रवैया है, अपने गरीबों के प्रति क्या रवैया है, अपने दोस्तों के प्रति क्या रवैया है, अपने खानदान वालों के प्रति क्या रवैया है, रिश्तेदारों के प्रति क्या रवैया है। तो इस तरह से हमारा एक क्या होता है कि हमारा एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्टाइल जो है वो हमें हेल्प करेगा हमें अपने करियर को डिसाइड करने में, और आगे हम जिंदगी में क्या चूज करें उसमें ये हमें हेल्प करेगा। हमारा पर्सनालिटी स्टाइल इसे कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सबने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मैं कबल इसके कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं ये बता दूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि ओखला से काफ़ी दूर है, मेरी रिहाइश ओखला में थी उन दिनों। तो होता ये था कि मुझे काफ़ी लंबा सफ़र करके जाना पड़ता था वहाँ पे, और कभी बस लेकर के, कभी मेट्रो से, और कभी देर हो जाया करती थी। तो एक दिन मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी अपनी क्लास में, और वो साइकोलॉजी की क्लास थी। और साइकोलॉजी की जो हमारी मैडम थी वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी, बहुत ही ब्राइट थी। तो मैंने ये देखा कि उन्होंने बोर्ड पे 8 बच्चों के नाम लिख रखे हैं, और उसमें से एक नाम मेरा भी है। अब आप सोचिए कि जब आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स हो, और टीचर आपका नाम बोर्ड पे लिख दे तो आपकी क्या हालत होगी। आप तो यही सोचेंगे ना कि जरूर हमारी शामत आने वाली है, मैंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी बना पे, या और हमारे साथ साथ 7 और बच्चे हैं जिनका नाम लिखा है, मतलब बच्चे तो नहीं थे, वो स्टूडेंट्स थे, बड़े थे, हम लोग अडल्ट थे, और हमारा भी नाम लिखा है। बहरहाल जब हम क्लास में अंदर गए तो पता ये चला कि वो एक एक स्टूडेंट्स का नाम ले रही थी और ये पूछ रही थी कि आप इनके बारे में जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो बताइए। तो जैसे वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ था राहुल का नाम, तो राहुल का नाम लेते ही बच्चे सब कहने लगे कि ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगर। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ था पूजा का नाम, तो पूजा का नाम लेते सबने कहने लगे कि शी इज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा आर्ट बनाती थी। तो ऐसे ही कर करके उन्होंने सबके बारे में पूछा। तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया तो मेरे बारे में पूछा कि अच्छा इनके बारे में बताओ। तो फिर स्टूडेंट्स ने कहा कि शी इज वेरी फ्रेंडली, यानी उसकी बहुत ज्यादा सबसे दोस्ती हो जाती है। तो फिर बाद में मैंने तो पहले मेरे सांस आई कि चलो भाई हमने कोई शरारत नहीं की है, कोई शामत नहीं आने वाली है, कुछ हम डिफॉल्टर नहीं है। तो ये इत्मीनान की बात है कि ये सिर्फ नाम इसलिए लिखा है कि वो कुछ हमको इसके जरिए बताना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने हमें ये बताया उसके बाद कि ये जो हमने 8 नाम लिखे हैं ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी चीज में महारत रखते हैं, और उन्होंने 8 डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर को चूज किया था ताकि बच्चों के सामने 8 डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स आ सके, और इसी तरह से 8 डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस आ सकें, क्योंकि उस वक्त तक 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का ही रिवाज था, वही डिस्कवर किया गया था, और अब 9th भी उसमें शामिल हो गया है। तो ये जो उन्होंने कहा था कि बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत जल्दी सबसे दोस्ती कर लेती हैं, और तो ये था इसका नाम होता है इंटरपर्सनल, कि किसी इंसान के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्या खूबी है, कि वो हर एक के साथ कैसे जेल करता है, हर एक के साथ कैसे मिलता जुलता है, और इसकी बेसिस पे भी बहुत से ऐसे करियर्स हैं जो बनाए जा सकते हैं। तो आप सबने भी देखा होगा कि ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। यकीन जानिए उस क्लास से पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंदर इस तरह की कोई एक इंटेलिजेंस होती है जो कहते हैं। हम तो सोचते थे कि एक फ्रेंडली क्वालिटी होती है, और किसी को पसंद होती है तो फ्रेंडली होता है, किसी को नहीं पसंद होती है तो वो बहुत अलूफ होता है, वो बिल्कुल अलग थलग रहना चाहता है, वो रिजर्व रहता है। लेकिन फिर उस दिन साइकोलॉजी की क्लास में हमारे सामने वो तमाम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन किए गए और बताए गए, जो कि हर बच्चे के बारे में अब आजकल स्कूलों में एनालिसिस करके पता लगाया जाता है कि किस बच्चे के अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है। और ये 9 तरह की इंटेलिजेंसेस जो हैं वो भी हमने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो वर्बल लिंग्विस्टिक्स होते हैं, जो मतलब जिनके अंदर बोलने की सलाहियत अच्छी होती है। आप उन्हें कहीं भी खड़ा कर दें, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग के लिए कह दें, आप उसे किसी मजमे में बोलने को बोल दें, कहीं पे भी कह दें, वो झिझकते नहीं हैं, और वो जबान पे इतनी महारत होती है उनको कि वो बोलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। फिर ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल और मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं। अब अगर आप मुझसे मैथ्स की बात करेंगे तो भाई मैं तो माफी चाहूंगी, क्योंकि जब मैथ्स करती हूँ मैं तो मुझे तो लगता है नंबर्स जो मेरे सामने नाच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन मैथमेटिक्स में घुसे रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मैथमेटिक्स को करना, और इसी फील्ड में वो फिर बहुत अच्छा करते भी हैं।
कई होते हैं जो विजुअल स्पेशियल होते हैं, यानी कि जिनको जो विजुअल्स आर्ट है, जिसमें कि कुछ बनाना है, उनको किसी चीज को देख करके उसको वो एनालाइज करना, फिर वैसे उसको बनाना, उसको मॉडिफाई करके। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर ये आर्टिस्टिक जहानत होती है, वो आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत माहिर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर म्यूजिकल होती है, जैसे आप देखें बड़े बड़े सिंगर्स हैं या म्यूजिक कंपोजर्स हैं, तो ये भी इंटेलिजेंट लोग हैं। पहले जमाने में क्या सोचा जाता था कि जो सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छा कर रहा है बस वही इंटेलिजेंट है, और बाकी और जितने लोग हैं वो सब वही हैं। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट था हमारे समाज में। लेकिन आज जब इस पर रिसर्च की गई है, और रिसर्च करने के बाद ये जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी है ये थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से तो ये जो म्यूजिक कंपोजर हैं या सिंगर हैं, इनके अंदर भी एक खास किस्म की इंटेलिजेंस है जिसे हम म्यूजिकल और रिदमिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अलावा बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। देखेंगे आप कुछ लोगों को अपने जिस्म पे कितना ज्यादा कमांड होता है, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, जिम्नाजियम करते हैं, जिम्नास्टिक होते हैं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं इनके अंदर बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, जिस बिना पे वो कुछ कर पाते हैं। फिर कितने ऐसे होते हैं जो कि नेचुरलिस्टिक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो नेचर से बहुत करीब रहते हैं, उन्हें पहाड़, दरिया, नदी और खेत खलियान और इस तरह की जो चीजें होती हैं, चिड़ियाँ, जानवर, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो सब उनको बहुत अपील करती हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स सुनी होंगी या पढ़ी भी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसने किस तरह से नेचर को सामने रख करके और कितनी ब्यूटीफुल पोएट्री लिखी है। फिर उसके बाद एक होती है, वो होता है इंटरपर्सनल, जो हमने आपको इंट्रापर्सनल होता है, जिसमें कि एक इंसान अलूफ रह करके, आइसोलेशन में रह करके, अपने आप में रह करके ही वो काम करने को ज्यादा बेहतर समझता है। तो आप देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक में जाना, पब्लिक से मिलना, लोगों से ज्यादा फ्रेंडली होना, ये सब उन्हें पसंद नहीं होता है। तो फिर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। और फिर एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि जो सबके साथ मिल करके उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी होती है, कि वो सामने वाले के माइंड को पढ़ लेते हैं, सामने वाले के जहन को समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, और इस बिना पे वो सामने वाले के साथ उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। और इसी तरह से एग्जिस्टेंशियल होते हैं, जो कि इस दुनिया के ऊपर गौर करते हैं, कायनात के ऊपर गौर करते हैं, क्रिएटर के ऊपर गौर करते हैं, और उसके बाद वो एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनको समझ में आता है कि इस कायनात को क्यों बनाया गया है, इस दुनिया को क्यों बनाई गई है। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे साधु संत वगैरह होते हैं, या फिर बहुत ही रिलीजियस किस्म के लोग होते हैं, या और भी स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंटेलिजेंसेस हैं, आप यकीन जानिए कि इनमें से आपके अंदर 2 या 3 इंटेलिजेंस जरूर होगा, जिसमें से एक तो बहुत ही हावी होगा, एक जो बहुत प्रोमिनेंट होगा, बाकी और सब जो हैं वो थोड़े उससे कम होंगे, लेकिन ये जरूर होंगे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमने अपना जायजा लिया, क्या हमने ऐसा कोई टेस्ट किया जिससे हमें मालूम हो सके कि हमारे अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है, ताकि जब हम आगे करियर चूज करने के लिए जाएं तो हमें ये पता रहे कि अगर मान लें कि आपको पता चला कि आपके अंदर वर्बल है और आपने ले लिया इंजीनियरिंग में एडमिशन, तो एक वर्बल जहानत का इंसान इंजीनियरिंग कैसे करेगा, तो वहां उसको दिक्कत पेश आएगी। तो इसलिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर किस किस्म की जहानत है और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड कैसे चूज करते हैं। तो ज्यादातर लोग कैसे चूज करते हैं कि वो अपने एक करियर के बारे में उन्हें बहुत कम मालूमात रहती है, तो जो सिलेक्टेड मालूमात रहती है उसी सिलेक्टेड मालूमात की बेसिस पे ही वो कुछ चूज कर लेते हैं। जैसे ज्यादा मालूम होता है कि एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, और एक IAS ऑफिसर होता है, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, तो लोग उसी लिमिटेड की बना पे चूज करके जो उनका असल अपना फील्ड होता है जिसमें वो जाके अच्छा कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी दादा जान को, कभी चची को, कभी चचा को, कभी फादर को, कभी मम्मी को खुश करने में लगे रहते हैं। तो मेरे अब्बू चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, अब वो बेचारे तो नहीं बन पाए, उनके हालात ऐसे थे, लेकिन मेरे अब्बू अब तो अच्छी जगह जॉब करते हैं, गल्फ में बहुत पैसे कमाते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ताकि जो ख्वाब उनका था वो पूरा नहीं कर पाए तो मैं उनका ख्वाब पूरा कर दूं। तो ये जो एक सोच है कि खुश करने वाली दूसरों को,
ये अच्छी बात है, फर्माबरदारी की बात है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सोच हमें ज्यादा काम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेडिसिन की एक पढ़ाई होती है जिसके लिए हमें एप्टीट्यूड की जरूरत होती है। तो जब तक हम वो ना चेक कर लें अपना, अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो आप जरूर करें, आप अपने फादर को खुश करें, मदर को खुश करें, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर उस फील्ड में जाने से डिजास्टर ही होगा और ज्यादा आपको कामयाबी नहीं हो पाएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम सबसे डिफरेंट है, तो चलो भाई अगर हमारे दोस्तों ने कोई फील्ड ली है तो हम उससे अलग फील्ड चूज करेंगे, तो इस बिना पे वो अलग होने की कोशिश करते हैं। ये भी कोई सही तरीका नहीं है कि हम अलग है सबसे, तो चलो भाई हम अलग फील्ड चूज कर लेते हैं। अलग फील्ड चूज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ये देखना है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक आपके जाने की सलाहियत ही है। अब एक लड़की थी हमारे स्कूल में, उसको सबने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि वो हर दिन स्टेज पे खड़ी होती थी और स्पीच दिया करती थी। तो सब लोग कहते थे कि अरे ये तो बेस्ट लड़की है। अब बेस्ट लड़की का मतलब क्या हुआ कि अब बेस्ट लड़की है तो मेडिकल में जाएगी, और उसने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। अब मेडिकल में जाने के बाद ना तो उसको बोलने का मौका मिल रहा है, ना उसे स्पीच का मौका मिल रहा है, ना उसे कल्चरल का मौका मिल रहा है, ना उसे और कोई किसी तरह का मौका मिल रहा है। तो वो तो उसका जो बहुत ही प्रोमिनेंट उसकी पर्सनालिटी में जो शख्सियत थी वो तो दब ही गई, प्लस जो उसे जो मेडिकल की चीजें करने को दी जा रही हैं वो उससे संभल नहीं रही हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर वो इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि उसने इतने पैसे लगाए होते हैं कि वो कम से कम उन्हें पूरा तो कर लेता है लेकिन बहुत कामयाबी के साथ नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोंट अंडरएस्टिमेट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस। इसलिए कोई भी चीज चूज करने से पहले, क्योंकि आप जो चूज करने जा रहे हैं वो देखिए वो चीज आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको बहुत सोच समझ करके, बड़ों से मशवरा करके, अपनी पर्सनालिटी को परख करके, अपना जायजा लेकर के, इसके लिए बाकायदा टेस्ट आते हैं, जो बने बनाए टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आप कीजिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं, उनको कीजिए और फिर उसके बाद आप एक कुछ अपने लिए डिसाइड कीजिए। अब देखिए अक्सर व बेशतर जब हम करियर की बात करते हैं तो 4 तरह के अल्फाज हमारे सामने बार बार आते हैं। एक तो आता है कि कोर्स, दूसरा आता है करियर, तीसरा आता है ऑक्यूपेशन और चौथा आता है प्रोफेशन। तो देखिए जो करियर है वो तो एक तरह से ये सीढ़ी है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सीढ़ी के जरिए एक मंजिल तक ये इंसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करियर। अब इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई ना कोई कोर्स सिलेक्ट करना है, कोई ना कोई रूट लेना है। ये जो कोर्स है आपका, जो आप कोर्स करेंगे 10th और 12th के बाद, ये आपका क्या होगा? ये आपका रूट कहलाएगा। ये आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका करियर आपको ले जाना चाहता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना है। अब ये रही बात प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन की, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रोफेशन जो है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, इसके लिए ज्यादा स्किल्स की, ज्यादा सलाहियतों की जरूरत होती है। और ऑक्यूपेशन हम जो भी काम करते हैं, जो भी पेशा हमारा होता है, वो ऑक्यूपेशन के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सा प्रोफेशन ज्यादा जच रहा है, कौन सा प्रोफेशन हमारी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, कौन सा प्रोफेशन हमारी सलाहियतों के हिसाब से हमारे लिए मुनासिब है। उसके बाद फिर हमें उसी के हिसाब से हमें फिर एक कोर्स का सिलेक्शन करना है कि उस प्रोफेशन में जाने के लिए हमें कौन से कोर्स की जरूरत है, और फिर उस कोर्स के जरिए हम अपने करियर की सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और एक मकाम तक पहुंच जाएंगे जो कि हमारा अल्टीमेट सक्सेस हमारी जिंदगी में वो हमारे लिए कहलाएगा। तो बच्चों हमने अब तक ये सीखा, जो बातें हमने आपके सामने पेश की हैं उससे, कि हमारे लिए जरूरी है कि हम एक तो अपने आप को जाने, अपनी सलाहियतों को जाने, और दूसरी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम करियर्स को जाने कि कौन से करियर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 2 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं कोई भी करियर सिलेक्ट करने से पहले। अब अगर हम कुछ ऐसे करियर्स की बात करें तो देखें इस तरह के बहुत से करियर्स अवेलेबल है। कहा जाता है कि मोर देन 12,000 करियर्स अवेलेबल हैं, 12,000 से ज्यादा। उनमें से तो कितने ऐसे हैं जो कि अब बिल्कुल ही नापैद हो चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जो हर 3 महीने 6 महीने पे नए करियर्स बन के आ रहे हैं, नई चीजें वजूद में आ रही हैं। तो इसलिए ये जो है ना एक ऐसा समंदर है
जिसके अंदर हमें गोता लगाने से पहले इसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी है। हमें इनमें से एक एक करियर के बारे में मालूमात लेना जरूरी है, एक एक करियर के बारे में जानना जरूरी है कि किस करियर में जाने के लिए कौन से कोर्स की जरूरत है, कौन सी सलाहियतों की जरूरत है। और अभी सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि सीबीएसई ने एक पूरा एक बुकलेट तैयार किया है। मैं आपको एंड में वो बुकलेट दिखाऊंगी, जिसके अंदर उन्होंने पूरे 42,000 जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, उन तमाम कॉलेजेस की लिस्ट और उसमें जो जो कोर्स कराए जाते हैं और हर कोर्स का इंट्रोडक्शन और उस कोर्स में कौन कौन से डिग्रियां दी जाती हैं और प्लस उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हैं उस कोर्स को करने के बाद, ये पूरा सीबीएसई ने एक बुकलेट में कंपाइल कर दिया है, जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं यहाँ ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप सबको भी वो एक सॉफ्ट कॉपी है तो आप सबको वो भेज दें ताकि आप उसे बगौर मुताला कर लें। देखिए, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होंगे जो कभी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहे होंगे और लोग उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है वो। लेकिन प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग है। मैं बताऊंगी कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके बारे में आप देखेंगे अरे कोई कभी उनके बारे में बात ही नहीं करता है, लोग उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, लोग अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, दुनिया को करने दीजिए, क्योंकि हमें क्या है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है उसके जरिए रोजगार कमाना और प्लस अपनी सलाहियतों को उजागर करना। तो अगर उस करियर से हमारे ये दोनों मकसद पूरे होते हैं, हम अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं और हम रोजगार कमाने के लायक होते हैं, तो हमें बहुत सूट करते हैं हमारे लिए वो, चाहे दुनिया उसके बारे में जाने या ना जाने। अब बच्चों देखो, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे जर्नी पे, ठीक है। एक जैसे मैं अभी पिछले दिनों देख रही थी कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो जू बंद हो गए, जाहिर सी बात है लोग जू नहीं जा सकते क्योंकि लोग बाहर ही नहीं जा रहे हैं। तो किसी एक ने ऐड दिया था कि वो वर्चुअल जू का एहतमाम कर रहे हैं। यानी वर्चुअल जू क्या रहेगा, आप अपने घर पे बैठे रहिए और आपकी स्क्रीन पे वो पूरे जू का नजारा आपको दिखाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह वो आपको ऐसे ले जाएंगे कि जैसे ये आप अभी वाइट लायंस देख रहे हैं तो फिर आप जिराफ देख रहे हैं, तो फिर आप दूसरे बर्ड्स देख रहे हैं, तो इस तरह से वो आपको बारी बारी पूरे जू की सैर कराएंगे। तो ये होता है वर्चुअल जू का सैर करना। तो बच्चों, आज हम आपको एक वर्चुअल टूर कराएंगे ऐसे प्रोफेशंस की दुनिया की। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कोई प्रोफेशन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो तो आप बस ये देखें कि कौन से प्रोफेशन पे आपके दिल की घंटी बजती है, क्योंकि जब वो घंटी बजेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा लगता है कि शायद मुझे ये चीज है, इसी में मुझे जाने के लिए कोशिश करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे अंदर इसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है। तो देखो, कई बार हो सकता है बच्चों कि आपके दिल में कई जगह घंटी बजे, तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके 2-3 प्रोफेशंस की तरफ रुझान हो, 4-5 प्रोफेशंस की तरफ रुझान हो, तो कोई बात नहीं है। पहले स्टेंस में आप उन सबको जॉट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि किसके लिए क्या क्या सलाहियतें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और क्या क्या अवेलेबिलिटी है, फिर उसके हिसाब से हम उसको रूल आउट करते जाएंगे। तो आप सब तैयार हैं एक ऐसे जर्नी के लिए, वर्चुअल जर्नी के लिए? चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रोफेशन दिखाऊंगी, मुझे लगता है आप सब खुश नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया है कि हमें दुनिया में वो काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो, चाहे दुनिया पसंद करे या ना करे। तो इस लिहाज से मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये तो ऑप्शन है 10th के बाद क्या क्या है। आप साइंस ले सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, म्यूजिक में जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, ITI कोर्सेज कर सकते हैं, और इस तरह की ये चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। 12th के बाद आप प्योर साइंस में जा सकते हैं, अप्लाइड साइंस में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कि हम कहाँ पे होंगे आज से 5 साल के बाद। अगर आप 10th में हैं तो आज से 5 साल के बाद कहाँ होंगे, और 12th में है तो 5 साल के बाद कहाँ होंगे। आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी स्किल्स क्या होंगी, और आप कौन से प्रोफेशन में, जो यहाँ पे आपको प्रोफेशन नजर आ रहे हैं, कौन से प्रोफेशन में अपने आप को देखते हैं। आंख बंद करके चंद सेकंड के लिए सोचिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, किधर देखना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि ये देखना, ये ख्वाब जो है बहुत जरूरी है। अगर हम पहले ख्वाब नहीं देखेंगे, पहले सोचेंगे नहीं, तो फिर जाहिर बात है उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब ने तो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है कि ख्वाब वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो हैं जो हमारी आंखें बंद नहीं होने देते।
जो हम जागती हालत में देखते हैं और जो हमें जगा ही रहने देते हैं, जो हमें सोने नहीं देते, क्योंकि हम उन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने जिस प्रोफेशन को रखा है वो आप सब देख रहे हैं, और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इसको क्यों रखा है। आपको मोहब्बतें का शाहरुख खान तो याद है ना? जी हाँ, ये है टीचिंग प्रोफेशन, जिसको कि आमतौर पे नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन 7th पे कमीशन के बाद से ये प्रोफेशन भी काफी अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन इसके लिए अगर आपके अंदर लव, केयर, पेशेंस है, थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, सर्विस टू अदर्स है, तभी आप इस प्रोफेशन का सोचिए, वरना फिर आपके लिए कप ऑफ टी नहीं है। फिर देखिए, आजकल जो एक प्रोफेशन काफी ज्यादा इन है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का। इस फील्ड में भी काफी काम हो रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और हर कोई देखेंगे आप, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनके अपने पर्सनल डाइटिशियंस होते हैं। तो आप आंख बंद करके खुद को तसव्वुर कीजिए कि कौन से प्रोफेशन में आप अपने आप को देखना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद। अब फूड इंडस्ट्री में ही है, एक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इससे पहले तो हमने देखा था जो डाइटिशियन है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बताते हैं, और ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हमें रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग में होते हैं। अब देखिए, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, स्पोर्ट्स की फील्ड को अगर हम ले लें तो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी काफी स्कोप होता है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, खुद प्लेयर्स होते हैं जो नेम और फेम के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि उनको एक्सपर्ट होना चाहिए इस फील्ड का, तभी वो इस फील्ड में नाम कमा सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स में ही स्पोर्ट्स मार्केटिंग का भी प्रोफेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल टीम्स जो है वो लोग खरीदते हैं, फिर प्रमोट करते हैं, उन्हें डिफरेंट गेम्स को प्रमोट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग भी एक पूरा का पूरा करियर का फील्ड आजकल बन गया है। इसके अलावा देखेंगे आपकी बायोलॉजिकल जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, ये भी काफी इन है, ये भी न्यू फील्ड है, और इस फील्ड में भी आप देखेंगे कि काफी स्कोप हो गया है। आप सबने वो तो देखा होगा ना, जो एक आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें आप देखते होंगे कि आमतौर पे फॉरेंसिक साइंस का काफी जिक्र होता है। तो ये जो फॉरेंसिक साइंस है इसमें भी काफी स्कोप होता है, लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि इसकी वैकेंसीज हमेशा खाली जाती हैं, क्योंकि इसमें जो कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, और इसकी हमेशा जो वैकेंसीज होते हैं वो खाली रहती हैं। इसके बाद एडवर्टाइजिंग का फील्ड है, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड में भी आप देखते हैं कि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इस फील्ड में भी बहुत से करियर्स ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद अगर हम बैंक के फील्ड को लें तो बैंक में भी देखिए 3 तरह के लोग होते हैं बैंक में। अकाउंटिंग फाइनेंस के होते हैं, टैक्सेशन फाइनेंस के होते हैं, और बैंकिंग एंड फाइनेंस के होते हैं। और ये फील्ड भी, बैंकिंग फील्ड भी अपने में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें आप कॉर्पोरेट बैंकिंग देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखिए, इक्विटी रिसर्च देखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस देखिए, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है वो बैंकिंग के फील्ड में है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आप सबके लिए रखा है ताकि आप सबको की नॉलेज चेक हो सके कि हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वैसे भी मैं इसके फौरन ही बाद आपको दिखाने वाली हूँ कि हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का, और यही डिसाइड करता है जो जितनी भी फाइनेंशियल हमारी इंडिया की कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो प्रोग्रेस होनी है, जो चीज़ें डिसाइड होनी है फाइनेंस के फील्ड में, वो यही रिजर्व बैंक ही डिसाइड करता है। देखिए ये मैंने यहाँ सामने आपके स्क्रीन पे हमने गवर्नर का नाम लिख दिया है, यही इज द शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अब आपको मैं ले चलती हूँ एनिमेशन की फील्ड में। एनिमेशन आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आप देखेंगे कि वो हर फील्ड में एनिमेशन है, चाहे कोई भी फील्ड आप ले लें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे मास मीडिया हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह आपको एनिमेशंस नजर आते हैं। इसलिए भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत डिमांड में है। फॉरेन लैंग्वेजेस आप देखें, चूंकि ये वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है, अब इसमें लोगों का एक दूसरे कंट्री से इंटरेक्शन, वर्चुअली इंटरेक्शन और फिजिकली इंटरेक्शन भी बहुत है। इस बिना पे ये फॉरेन लैंग्वेजेस, चाहे फ्रेंच सीखें आप, इटालियन सीखें, स्पेनिश सीखें, चाइनीज सीखें, जर्मन सीखें, ये सब भी आपको अच्छे करियर की तरफ ले जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, ये एक ऐसा फील्ड है जो काफी न्यू है, मास कम्युनिकेशन है,
मास कम्युनिकेशन में तो आप रात दिन देखते हो कि किस तरह से हमारे एंकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, ये तो वो है जो फ्रंट में होते हैं। बाकी और बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जो टेक्नीशियन के तौर पे बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, और ये पूरा एक भरपूर मैदान है जिसमें भी काफी स्कोप है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट आप देखते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी आजकल एक न्यू फील्ड है और इसमें भी काफी स्कोप है, जिसमें कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पार्टीज, फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, वेडिंग्स और इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड है, ये फील्ड भी काफी पॉपुलर फील्ड है, और इस फील्ड में भी आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं या मॉल्स हैं या जो बड़ी कोठियां हैं, घर हैं, फ्लैट्स हैं, उन सब की डिजाइनिंग का बिल्डर्स के साथ साथ मिल करके जो आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ये सब मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर फील्ड है, और इस फैशन डिजाइनिंग में आप देखेंगे कि इसमें जो कल्चरल और सोशल एटीट्यूड्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही पॉपुलर फील्ड है। होटल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे करियर्स होते हैं, सिर्फ एक करियर नहीं होता है, बल्कि इसमें मैनेजर से लेकर के और शेफ तक बहुत सारे इसमें करियर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आप अकाउंट्स में देखेंगे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और इस तरह के बहुत से लोग हैं। लॉ का फील्ड जो है वो बहुत ही एक ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड है जो अपनी जगह पे कायम और दायम है और एक एडवेंचरस और बहुत एक्साइटिंग करियर है उन सब के लिए जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा है, लॉजिकल थिंकिंग जिनकी बहुत डेवलप्ड है, और ये करियर उनके लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद फिर मेडिसिन का पूरा फील्ड है, इसके बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिसिन और इंजीनियरिंग दो ऐसे मैदान है जिसमें मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को सबसे पहले जो मालूमात आती है वो मेडिसिन और इंजीनियरिंग की ही आती है। तो मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं। मैं आपको तफसील से इन ऑप्शंस के बारे में उस वक्त आपको बताऊंगी जब मैं आपको सीबीएसई की जो बुकलेट है वो आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, तो वहां आप देखेंगे कि वो सारे जो ऑप्शंस है वो आपके सामने आ जाएंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड है, इसमें जो पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वगैरह हुआ करते थे, अब इसमें भी बहुत सारे एवेन्यूज और ज्यादा बढ़ गए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अब देखिए, एक ऐसा फील्ड जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है और जो पूरे मुल्क को चलाता है, और एक ऐसा फील्ड जिसके बनने के लिए बहुत ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके डिटर्मिनेशन की, आपकी मेहनत की और आपकी लगन की जरूरत है, वो है इंडियन सिविल सर्विसेज। और ये वो जॉब्स हैं जो आपको एक मकाम भी देते हैं, आपको एक पावर भी देते हैं, आपकी एक पहचान भी बनाते हैं, और आपको ये मौका भी देते हैं कि आप अपने मुल्क की किस तरह से खिदमत अंजाम दे सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी हैं, फॉरेन सर्विसेज भी हैं और पुलिस सर्विसेज भी हैं। और आप इस फील्ड में आपको जाने के लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, और इसके अलावा जितना भी है वो सब आपकी अपनी मेहनत और आपकी लगन होती है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें तो आप देखें इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इसमें नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा लिक्रेटिव फील्ड है जिसमें कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ लोग जाते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो बहुत ही ज्यादा आजकल इन हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी मेडिकल की बात आएगी वहाँ पैरामेडिकल की बात जरूर आएगी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर बगैर पैरामेडिक्स के कुछ काम नहीं अंजाम दे सकता है। वो बगैर टेक्नीशियन के, बगैर ऐसे लोगों के जो उनको हेल्प कर सकेंगे उसका काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पैरामेडिकल का जो कोर्स है ये भी काफी पॉपुलर कोर्स है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको एक सफर कराया है, इस सफर में आप देखिए कि आपने कितनी जगह कहाँ पे ये महसूस किया कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। तो वो जो जगह है जहां आपने महसूस किया कि मुझे यहाँ होना चाहिए, पहले आपको उन जगहों की निशानदेही करके और अपने पास उसे नोट कर लेना है। उसके बाद फिर हम एक एक प्रोफेशन को उसमें एनालाइज करना है कि अब उन प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी डिमांड क्या है और उनके लिए कितने रिसोर्सेज दरकार है। तो आइए इस काम के लिए मैं आपको ले चलती हूँ उस बुकलेट की तरफ, जिस बुकलेट का मैंने अभी आपको इशारा किया और मैंने आपको बताया कि सीबीएसई ने एक बुकलेट तैयार की है, बहुत ही कंसोलिडेटेड है, जिसमें के 900 यूनिवर्सिटीज एंड ओवर 41,000 कॉलेजेस इन द कंट्रीज की जो हायर एजुकेशन है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसका उन्होंने अहाता किया है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ उस बुकलेट की तरफ, और वो बुकलेट है हमारे यहाँ पे।
जी, ये है वो बुकलेट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। अब आप देखेंगे अगर हम इसको फिर ये देखिए, यहाँ पे ये सीबीएसई के चेयरपर्सन के गाइडेंस में ये तैयार हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कोर्सेज की लिस्ट शुरू होती है, तो यहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से शुरू करके आप देखते जाएं कि यह कहाँ तक, किस कोर्स तक जा करके ये इसका सिलसिला रुकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक ये आगे बढ़ ही रहा है और हम पहुंच गए हैं 107 तक। और फिर उसके आगे और आप देखें जी, तो आप यहाँ देखें कि ये जो यहाँ पे है ये 123 कोर्सेज का इसमें अहाता किया गया है। और इन 123 कोर्सेज को किस तरह अहाता किया गया है, मैं आपको एज एग्जांपल एक दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो इंजीनियरिंग है क्या चीज, ठीक है। फिर उस इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि बीटेक होता है, बीई होता है, एमटेक होता है, फिर एमई होता है, फिर एमई इन एविडेंस होता है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि मतलब क्या क्या जरूरियात है, क्या उसके लिए चाहिए, 10+2 चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चाहिए, डॉक्टरेट लेवल पे क्या चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात की गई है वो ये की गई है कि इसमें उन तमाम इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है जहाँ पे कि ये कोर्स कराया जाता है। तो आपको ये पूरी मालूमात किसी भी कोर्स के बारे में एक ही जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगी। अब आप सोचिए, किसी भी कोर्स का अगर आप जिक्र करें कि आपको ये कोर्स करना है और उस कोर्स के बारे में आपको जाना है, जैसे कि आजकल देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये बिल्कुल लेटेस्ट फील्ड है, बिल्कुल ऐसी फील्ड है जिसका कि अभी अभी समझ लीजिए कि कुछ 1-1.5 साल या 2 साल पहले ही ये मैदान में आया है। तो इसके बारे में इसका पहले जो है वो थोड़ा सा जिक्र हुआ, क्योंकि इसके आने के बाद ही आपने देखा कि फिर रोबोट्स का और फिर रोबोटिक चीजों का इतना चलन हो गया कि यहाँ तक कि स्कूल में भी रोबोटिक्स क्लब्स होते हैं और बाकायदा बच्चे स्कूल लेवल से ही रोबोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के बाद उसमें कोर्स कौन कौन से कराए जाते हैं, उन कोर्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और फिर उसके बाद उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, और उसके बाद कौन सा से इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स कराते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपके सामने एक पूरी जानकारी, मालूमात आपके सामने ये एक कैप्सूल में यहाँ पे मौजूद है, जिससे कि आप फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जितनी भी फील्ड्स हैं, हमने ऊपर काउंट किया 123 कोर्सेज के बारे में, इसी तरह तफसीलात के साथ इस बुकलेट में ये तमाम मालूमात मौजूद है। अब चूंकि वक्त इतना है नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करते रहें, इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि जो डीपीएमआई दरभंगा के ऑर्गेनाइजर्स हैं कि वो इस बुकलेट को आपके साथ शेयर कर दें, ताकि फिर आप इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने तौर पे आप खुद उसे देख लें कि वो उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे। 10 मिनट और मैं लूंगी। तो ये वो बुकलेट है जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया और जो मैंने आपको दिखा दिया, ये सीबीएसई की बुकलेट है। अब देखिए, ये वो है जहाँ पे कि मैंने आपसे जिक्र किया था और आपको बताया था कि देयर आर मोर देन 12,000 करियर्स, और इन सबको ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया गया है। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां भी आप देख सकते हैं, जिस पे भी आप अगर टिक करेंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे, तो वो आपको करियर आपके सामने नजर आ जाएगा, मौजूद हो जाएगा। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये फील्ड्स अभी न्यू ही इस फील्ड में आए हैं। अब देखिए, एक जो नई वबा हमारे सामने आ गई है, एक नया चैलेंज हमारे सामने आ गया है। हम वबा तो खैर है ही ये, लेकिन इसके साथ जो चैलेंज आया है, जिसने हमें अपने आप को चेंज करना सिखाया है। तो अभी आप देखेंगे कि इसके आने के बाद से कितने न्यू एवेन्यूज अभी और बढ़ते हैं। एक तो रफ अंदाजा ये है कि अब कोविड-19 के बाद मेडिकल का फील्ड जो है वो बहुत फ्लरिश करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आर्मी, हम एयरफोर्स और जिस तरह से हम अपने सेना के लिए तैयारी करते हैं और हर वक्त अपने बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं दुश्मनों से, उसी तरह से
तो जिस तरह से हम अपने बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ने को तैयार रहते हैं, उसी तरह से अब हमें इस तरह की वबा से भी लड़ने की तैयारी करके रखना है, क्योंकि इस वबा ने हमारी मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी पोल खोल के रख दी है कि अब अगर खुदा ना खास्ता आइंदा कोई ऐसी बायोलॉजिकल वबा फिर आई तो उसकी तैयारी के लिए हम किस हद तक, उसके प्रोटेक्शन के लिए किस हद तक तैयार हैं। तो अब तो देखिए, तो इस फील्ड में काफी कुछ एडवांसमेंट भी होने वाला है और काफी कुछ इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। इसके अलावा जो आईटी फील्ड है, देखिए वो फील्ड भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करने वाला है, क्योंकि अभी इसके लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम जो है, वो जितने भी काम वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, वो देखिए इसी के थ्रू हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो दो फील्ड हैं, इन दो फील्ड के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों फील्ड बहुत ज्यादा फ्लरिश करेंगे, जैसे कि उम्मीद की जाती है। एक और बात मैं ये बता दूं कि हम अपने करियर में, यानी हम अपने लाइफ टाइम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक करियर से ही जुड़े रखते हैं, बल्कि मैं तो आपके सामने एक सर की भी मिसाल दे सकती हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं मिली थी उनसे दरभंगा में जब मैं गई थी, और जब मैंने डीपीएमआई का मुआयना किया था तो मैंने देखा कि अरे वो तो इतने महान शख्सियत निकले कि उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, उन्होंने उसमें वो डेंटिस्ट भी हैं, वो टीचर भी हैं, वो और दूसरे फील्ड में मीडिया में भी हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने कर रखी है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिल करके, क्योंकि हकीकत यही है बच्चों के एक इंसान अपनी जिंदगी में एवरेजली लाइफ टाइम में 5 to 6 टाइम्स अपने करियर चेंज करता है। ये एक हकीकत है कि वो किसी एक चीज की तरफ पे स्टक होकर के नहीं रहता है। ये एक रिसर्च ने बताया है, और इस रिसर्च के बारे में के नतीजे में मैं आपको समझा रही हूँ। इसलिए हमें भी अपने, जब भी हम करियर ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो उस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करते टाइम हमें बहुत सारे क्या है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें एक लिस्ट बनानी है कि टॉप पे हमारे क्या रहेगा, उसके बाद सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है, और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हों वो हमारे पोटेंशियल, हमारे टैलेंट और हमारी जो कैपेबिलिटी है उससे मैच करके तैयार होने चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली हमने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया और रैंडमली हमने कुछ भी उसमें लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि हमें शाहरुख खान बहुत अच्छा लगा था मोहब्बतें में, तो हमने लिख दिया कि हम प्रोफेसर बनेंगे। तो ऐसे नहीं, आपके अंदर प्रोफेसर बनने की सलाहियत है कि नहीं है, आपके अंदर आपने लिख दिया कि मुझे तो वो बहुत अच्छा रोल लगता है जब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब वो जासूस बनते हैं, तो हमने एक करियर लिख लिया अपने लिए कि हम जासूस बनेंगे। तो सिर्फ लिखने से नहीं, बल्कि हमें उसके लिए ये देखना है कि जो क्वालिटीज जासूस के अंदर होनी चाहिए मेरे अंदर वो है या नहीं है। इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके एनालिसिस करें अपनी पर्सनालिटी का, और तब हम अपने लिए कई करियर्स के ऑप्शन को अपने सामने रखें। अब मैं आपके सामने, चूंकि देखिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें मैं देख रही हूँ कि काफी लोग फायदा उठा रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं डीपीएमआई के लोग, थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी बताऊं और थोड़ा सा मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने बजाते खुद वहां मुआयना किया है और बजाते खुद मैंने वहां जाके देखा है। तो मैंने ये महसूस किया है कि डीपीएमआई में जो है वो जो बच्चों की जिस तरह से तरबियत हो रही है और बच्चों की जिस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, वो वाकईतन बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो एक छोटे से टाउन में होकर के, जो कि दरभंगा एक टाउन ही मैं कहूंगी उससे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ 45 कोर्सेज कराए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो उनके असातिज़ा हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनकी सब फैकल्टीज बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और वेल डेडिकेटेड हैं। मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई थी कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और वहाँ पे कोर्स भी कर रहे हैं, तो उन्हें वर्किंग डेज में चूंकि आने के लिए टाइम नहीं है, तो उनकी सहूलत के हिसाब से संडे को भी क्लास रख दी। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा इदारा होगा, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको इतनी सहूलियात देगा और इतनी सुविधा देगा, और जिसके जो फैकल्टी हैं वो इस तरह तैयार रहेंगे 24/7 बच्चों की खिदमत के लिए कि वो अगर संडे को आना चाहते हैं तो फिर वो संडे को आ सकते हैं और संडे को हम उनके लिए कोर्स कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि डॉक्टर अहमद अली साहब इसके हेड हैं, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि वहाँ के अकाबरीन हैं और जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं जिनका तालीम की तरफ काफ़ी रुझान है। और 2017 में इसका अमल आया, इसका क़याम अमल में आया था, और जब से लेके अब तक ये बच्चों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर से इन्होंने जिस फील्ड को चुना है, पैरामेडिकल फील्ड को, ये एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जो बहुत डिमांडिंग फील्ड है। क्योंकि देखिए, एक तो मेडिसिन अपने में ही बहुत डिमांडिंग है,
लेकिन मेडिसिन में क्या हो जाता है फिर कि डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड तादाद में होते हैं और फिर हर किसी के कैपेसिटी नहीं होती है कि वो नीट में क्वालिफाई करे और फिर वो मेडिकल में अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सके। और अगर कहीं प्राइवेटली करना है तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक तो जो नंबर ऑफ स्टाफ है रिक्वायर्ड, तो वो अगर हम एक डॉक्टर के मुकाबले में एक पैरामेडिक्स को देखेंगे तो हमें पैरामेडिक्स की तादाद ज्यादा नजर आएगी। तो इसलिए इनकी तादाद चूंकि ज्यादा है इसलिए यहाँ पे जॉब के एवेन्यूज ज्यादा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसलिए इन्होंने इस फील्ड को चुना है कि ये बहुत ही एक सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने इस फील्ड को चुना है कि इस फील्ड में आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं और फौरन ही जॉब लग जाती है। क्योंकि वो जितने भी क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, उन सब से इनका टाई अप होता है और उन सब में वो जो भी बच्चे यहाँ से कोर्स करके जाते हैं वहाँ पे वो उनको प्लेसमेंट में उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें प्लेसमेंट में भी काफी मदद मिल जाती है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ DPMI का कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और जो एक बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, बच्चों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि ये पहला हमारा सेशन था, ये सेशन बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे था, तो इसलिए मैंने अभी हर कोर्स में की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनके कॉलेजेस क्या क्या हैं और उनके लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं, मैंने उस मौजू को नहीं टच किया क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अभी मैंने सिर्फ ये कोशिश की है अपने इस सेशन में कि बच्चों को मैं ये बता सकूं कि बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिंदगी में क्या है, अपनी पहचान करना। सबसे जरूरी चीज है अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जो सिर्फ दोस्ती और यारी के चक्कर में उस टाइम पे उनकी किसी से दोस्ती होती है और वो किसी कोर्स में जा रहा होता है तो वो उसी के चक्कर में खुद भी वो कोर्स ले लेते हैं और फिर आगे चल के जिंदगी में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए ये ऐसा वक्त है कि जिसमें हमें दोस्ती यारी को नहीं देखना है बल्कि अपनी सलाहियत को देखना है और अपने आप को परखना है कि हम किस फील्ड के लिए मुनासिब हैं और उस फील्ड में हमें जाने की जरूरत है। तो इसलिए अगर हम अपना एनालिसिस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी अपनी सलाहियतें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो सबसे हमारी वाकफियत रहेगी और उसके बाद फिर हम अपने करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे इल्म में ये बात आई थी कि मेरे साथ शायद अभी यहाँ पे जो है वो कुछ मदरसा के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो अगर कुछ मदरसा के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं हमारे साथ तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि देखिए जहाँ मदरसे में आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो वो मदरसा का इल्म जो है बहुत ही बेशकीमत इल्म है, क्योंकि हम दीन का इल्म हासिल करते हैं और दीन के इल्म के जरिए हम जिंदगी को सिर्फ न सिर्फ कि अपने तौर पे अच्छी तरह गुजारते हैं बल्कि हम दूसरों को भी सिखाते हैं। लेकिन अगर किसी को इसमें अपना करियर बनाना है और आगे बढ़ना है, जाहिर होता है हर कोई चाहता है कि दुनिया के दीन के साथ साथ दुनिया भी उसकी संवर जाए और उसमें भी उसे कामयाबी मिले। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि उन्हें ये चाहिए जो जिस मदरसे में भी तालीम हासिल कर रहे हैं कि वो साथ साथ मदरसे के साथ साथ वो जो गवर्नमेंट की डिग्रियां होती हैं, जैसे कि अगर वो अरबी दोम में है तो 10th की डिग्री ले लें, अरबी चहारुम में है तो फिर 12th की डिग्री ले लें और फिर इसी तरह से जब वो फजीलत में जाएं तो फिर वो प्राइवेट से ग्रेजुएशन करते रहें, तो अपनी डिग्रियों को इक्वलेट करते रहें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उनके पास इस तरह की डिग्रियां नहीं होंगी, इक्विवेलेंट डिग्रियां, तो आगे चल के जॉब में उनको काफी परेशानी आएगी। और अगर मान लें कि आपने मदरसा बोर्ड से ही कोई डिग्री ले ली है जो मदरसा बोर्ड ने आपको दिया है तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और दूसरे ममालिक में जब हमारी डिग्री को जांचा जाता है तो वहाँ पे इसमें परेशानी आती है। वहाँ पे यही देखा जाता है कि आपकी जो डिग्री है वो बाकायदा गवर्नमेंट की जो मेन स्ट्रीम की डिग्री है वो मेन स्ट्रीम डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा जितने भी और डिग्रियां होती हैं मदारिस के मदरसा बोर्ड की या दूसरी, उसे वो मेन स्ट्रीम में ना समझ करके उसे वो समझते हैं कि ये तो एक रिलीजियस डिग्री है जो सिर्फ रिलीजन के पढ़ाने की आपको परमिशन देगा। बाकी अगर आप साइंस या मैथ्स या कुछ और सब्जेक्ट में कुछ और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो फिर उसमें वो आपके माने आएगा। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त रहेगी जो भी मदरसा के मुंतज़मीन हमारे साथ हैं या फिर जो तलबा हमारे साथ हैं, असातिज़ा हमारे साथ हैं, कि वो ज़रूर जब भी वो मदरसे में कोर्स कराएं तो वो साथ में ये भी कोशिश करें कि उनके इक्वलेंट डिग्री भी उनको ज़रूर वो दिलाते रहें ताकि आगे चल के उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने मदरसा से पढ़ने के बाद UPSC तक क्रैक किया है और पिछले ही दिनों अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज आई थी, लेटेस्ट जो रिजल्ट आया था उसमें भी ऐसे स्टूडेंट का जिक्र आया था। तो मदारिस के बच्चों की खास बात यह है जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी मदरसे की ही स्टूडेंट हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं हुई है, तो मुझे ये जो खास बात उनके यहाँ नजर आती है वो ये नजर आती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं।
क्योंकि उन्हें एक जगह पे बैठ करके 6-6 घंटे 7-7 घंटे इस तरह से रिग्रेसली पढ़ाया जाता है, रिग्रेसली उनको मुताला कराया जाता है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो एक बहुत अच्छी सलाहियत है, इसको हमें उसका फायदा उठाने की जरूरत है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। मैं बस यही उनसे कहना चाहती हूँ। बच्चों, आखिर में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ क्योंकि 15 मिनट का टाइम क्वेश्चन आंसर के लिए भी दिया गया था। तो इसलिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो मैंने बहुत ही आपको एक जस्ट खाका आपके सामने पेश किया है और मैं चाहती हूँ कि इसमें तफसील से आप खुद भी मालूमात हासिल करें और जब कभी और भी कोई अगला सेशन होगा तो उसमें हम फिर तफसील से हर प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। और अभी मैंने ज़्यादातर इसको मोटिवेशनल बनाए रखने की कोशिश की ताकि हमारे बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन पे का जवाब देने की कोशिश करें कि वो चाहते क्या है ज़िंदगी में। यकीन जानो बच्चों, ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी के साथ मैं कह रही हूँ कि बच्चे क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या चाहती हूँ ज़िंदगी में, तो खैर इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगी आपको एक जुमले के अंदर कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं ही क्या, दुनिया में और कोई भी नहीं दे पाएगा कि वो क्या चाहता है। तो सबसे मुश्किल जो सवाल है ज़िंदगी में वो यही है कि हम क्या चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। इन सवालों के जवाब देना, इन सवालों के जवाब तलाश करना ही असल कामयाबी है। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत दुआ गो हूँ कि खुदा आपको कामयाबी अता करे। And now this is the time for question and answers, please. Thank you very much. थैंक यू मैम। DPMI दरभंगा और अलकलम की तरफ से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अब 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। जिन अटेंडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है उनका, तो आपके स्क्रीन के सामने एक राइज हैंड का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नाम तो नहीं लिखा हुआ मैम, गैलेक्सी J7 प्रो करके उन्होंने राइज हैंड किया है, तो उनको मैं अलाउ करता हूँ बोलने की। ठीक है मैम? अच्छा जी। डॉक्टर हलीमा सादिया मैम। हेलो, जस्ट डॉक्टर हलीमा सादिया मैम, जब जी। तक बाकी लोग रेडी हो रहे हैं क्वेश्चन पूछने हेलो। के लिए, मैं चाहूँगा कि शायद बहुत सारे बच्चों के भी एक क्वेश्चन हो और बीइंग पेरेंट उनका भी एक क्वेश्चन हो। मैं चाहूँगा आपसे पूछें, क्योंकि आप सिर्फ इंडिया ही तक महदूद नहीं रही हैं, आपने सिंगापुर भी विजिट किया है, फिनलैंड भी विजिट किया है, आपने बहुत ही क्लोजली जो है यूके और दुबई और यूएई वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा है, सारा किया है आपने जो है, और बहुत कम वक्त में आपको जो एक्सपोजर मिला है, जो बुलंदी अल्लाह ने दिया है और जो एक्सपीरियंस लिया, हम चाहेंगे यहाँ पे उससे कुछ सवाल जो पूछे शायद हम जैसे पेरेंट्स के काम आ जाए। देखिए, ये जो लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ये आना था, आया, हमें उसके पॉजिटिव मतलब इसको लेना है। जैसे कि आज इसी वजह से आप यहाँ पे हम लोगों के बीच में हैं, इतने सारे लोग वर्चुअली आपको सुन रहे हैं। अगर ये नहीं होता लॉकडाउन, लोग इस कनेक्टिविटी को, डिस्टेंस लर्निंग को, ऑनलाइन सेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना? तो कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहीं पे चंद सवाल आते हैं। अभी मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, कई हमारे दोस्त हैं, जानने वाले शिकायत कर रहे हैं, उनके बच्चे जो स्पेशली 10 से 18-20 ईयर्स में है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ये छुट्टी है, या फिर इस तरह ही नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो करियर ओरिएंटेड नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पुश करना पड़ता है, कुछ होते हैं, तो वो वहाँ पे पेरेंट्स के लिए चैलेंज तो है ये, प्लस जो मैंने रीड किया कि बच्चों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से पड़ा है ना, पड़ा है। बच्चों को क्या अभी करना चाहिए कि जब ये आफ्टर कोविड-19 जब ये ओपन हो लॉकडाउन, तो कैसे उनको अभी रेडी रहना चाहिए कि उस रेस में वो विन करने के लिए रेडी रहें? फॉर एग्जांपल लाइक मैं मिसाल दूंगा, बम्बई में आप रेलवे स्टेशन पे जाए, लोकल पे जब ट्रेन आती है तो एक अज़दहाम लोगों का बाहर आता है, वैसे ही लोग अंदर जाने में, उसमें जो रह गया स्टेशन, वो चढ़ गया। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की अफरा तफरी शुरू होगी, तो इन बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को, उसको ये करने के लिए, तो ये सवाल था, एक साहब ने इस पे डाला है चैट बॉक्स में, मैं बाद में उसको पढ़ दूंगा, लेकिन इसका आप अगर मेहरबानी होगा आप दे दें, क्योंकि आपने क्लोजली ये भी किया है, आप इवन इसके NCERT के आप इसमें जो है सिलेबस रिव्यू में भी रही हैं, आपने जो है गर्ल्स एजुकेशन उसको भी आपने किया है, तो आपका जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है उसको मतलब सामने रखते हुए कि बच्चों के साइकोलॉजी को, साथ में पेरेंट्स के, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान है,
बच्चे नहीं कर रहे हैं तो कहीं पे कोई खूब पिटाई कर रहे हैं, कहीं पे समझ में बच्चा मेरा नाकारा हो गया, तो थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालिए प्लीज। जी जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया जी अहमद साहब के। देखिए ये जो सूरत हाल है जिससे अभी हम लोग गुजर रहे हैं, तो इससे बच्चे बड़े सभी बहुत ज्यादा मायूस कुन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक स्टडी के तौर पे मैं आपको मिसाल दूंगी कि अभी यूएई की मिसाल दूंगी। जो यूएई का एजुकेशन सिस्टम लॉकडाउन के दरमियान है वो क्या है, वो ये है कि उसमें बाकायदा वहां पे लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से 8 पीरियड्स डेली क्लासरूम के अंदर होते थे, उसी तरह से वो 8 की बजाय अब सिर्फ 6 हो गए। 6 पीरियड जो है वो वर्चुअली होते हैं हर दिन एक टाइम टेबल के हिसाब से, और उसी हिसाब से उनको होमवर्क दिया जाता है, उसी हिसाब से उनका होमवर्क चेक किया जाता है, और उसी हिसाब से आपको यकीन नहीं आएगा कि अभी मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन भी हो रहा है कि आपके स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए एक तो होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से ही, एक मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा मुहतात होती है, बहुत विजिलेंट होती है और बहुत कंसर्न होती है कि हमारे बच्चों की तालीमी सिलसिला किसी भी वबा की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से मुनक़ता ना होने पाए। तो ये तो एक उनकी तरफ से हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट हुआ है, मिनिस्ट्री की तरफ से एफर्ट हुआ है। तो वहाँ बाकायदा बिल्कुल स्कूल ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि वो पहले चलते थे। सिर्फ फर्क ये है कि पहले वो क्लासरूम के अंदर थे, अब ये वर्चुअली घर के अंदर आ गए हैं, लेकिन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब रही बात ये कि हमारे यहाँ के माहौल में जहाँ पे कि ऊपर से डंडा नहीं पड़ा, यानी कि ऊपर से सख्ती नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमें अपने बच्चों को सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि देखिए जो ये वक्त गुजर रहा है, अभी 1.5 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा है, ये वक्त ना तो हमारे जिस्म के बढ़ोतरी को रोक रहा है, ना हमारे जहन की बढ़ोतरी को रोक रहा है, ना हमारे खाने पीने को रोक रहा है। जब हर चीज हमारी बढ़ रही है, हमारा टाइम गुजर रहा है, तो ऐसे में हम पढ़ाई को क्यों रोक दें? आखिर पढ़ाई ने क्या जुर्म किया है ऐसा कि सिर्फ हम एक अमल को छोड़ के बाकी सारे अमल करते जा रहे हैं? तो थोड़ा सा बच्चों को हमें मोटिवेट करने की जरूरत होगी इस तरह के एग्जाम्पल से। यही एग्जाम्पल्स जो है वो सिंगापुर का भी है कि वहां भी बाकायदा ऑनलाइन जो डिजिटल पढ़ाई है वो बाकायदा फुल फ्लेज चल रही है। इवन यहाँ दिल्ली में भी जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके यहाँ भी बाकायदा ये ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे हमने एक स्कूल अडॉप्ट कर रखा है, ओखला में है, ठीक है, वहां भी हमने पूरी तैयारी के साथ, टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ और सब चीजों के साथ ये ऑनलाइन शुरू किया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ ये कि वहां के जो पेरेंट्स हैं उनमें से कितने पेरेंट्स जो हैं उनके पास तो लैपटॉप है ही नहीं। इतने पेरेंट्स में से सिर्फ 2 ऐसे निकले जिनके पास लैपटॉप थे, बाकी किसी के पास नहीं है। अब रही बात स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन घर में एक है, उस एक स्मार्टफोन को बच्चा पढ़ाई के लिए यूज करेगा या पेरेंट्स अपने दूसरे कामों के लिए यूज करेंगे। तो ये जो हमारा एक तबका है हमारे मुल्क में, जो कि बहुत बड़ा तबका है, जो इस फैसिलिटी से नाबलद है, उनका एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है कि उनको कैसे केटर किया जाए। लेकिन जिनके पास फैसिलिटीज हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये तो उनके एटीट्यूड की कमी है। अगर उनके एटीट्यूड की कमी है तो हमें लगता है कि एक सेशन इस पे भी करना चाहिए कि कैसे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, कैसे उनकी एंग्जाइटी है, उसको दूर किया जाए इस दरमियान। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का ये जवाब दिया। वहीं पे एक साहब का है जो आपने कहा कि काउंसलिंग इस तरह का सेशन करना चाहिए, तो उनका है कि गांव देहात में अभी 2-3 मसला है जहाँ पे कनेक्टिविटी पुअर होती है। एक तो ये होता है, या फिर वो मोबाइल के जो चार्जेस है, या फिर आपके नेट के जो पैकेजेस है वो लिमिटेड होते हैं। तो इस ढंग के क्लासेस, क्योंकि DPMI ने 23 से ही क्लास लेना शुरू कर दिया था, मार्च से, 22 से, तो शुरू में तो ना फैकल्टी को समझ में आया ना बच्चों को क्या करे और क्यों करे। तो बहरहाल आज जैसे आपने बात किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किया। ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम कि हम लोग टेक्नोलॉजी को सोचे और उस पर करे, जो है काम करे। जैसे इसराइल है, अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके करता है किस प्लांट को कितना पानी चाहिए, वो वहाँ उतना उसको क्लाउड से देता है ना, ये कर रहा है। तो उनका क्वेश्चन है एक साहब का कि गांव में उस तरह के जो हालात है उन पेरेंट्स को कैसे करें। मैं कोशिश करूंगा शहनवाज हुसैन साहब को अपना सवाल खुद पूछ लें। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब मेरे सवाल का जवाब दिया। ये मोहम्मद हमाद हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, और बाकी लोगों से भी कहेंगे अपना इंट्रोडक्शन देके गैलेक्सी और ये लिखेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। अगर आप अपना प्रॉपर नेम लिख के करेंगे तो मैम आपको, डॉक्टर हलीमा सादिया, इंशाल्लाह मतलब जो है आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करेंगे, जो है रिस्पॉन्स देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इनका नाम तो नहीं दिख रहा है मैम। गैलेक्सी J7 प्रो। हेलो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैम से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
Ma'am, my name is Saima, and Okay, so thank you very much for your questions. What do you want to be? आपने कुछ सोचा है? आपको कुछ ऐसा, जो मैंने अभी आपके सामने इतने सारे प्रोफेशंस रखे थे, तो किस वक्त आपके दिल की घंटी बजी थी? ma'am, actually, I'm going to take admission in my master's course. So after this, I would like to qualify my NET examination and for lecturer field. But still, I, I want some guidance from you. Oh, my dear, you have solved my problem and you have given the answers on my behalf. You know, you wanted to be a teacher, a lecturer in the college. That's fantastic. You know, you must have read the story of Munshi Premchand. Do you know who is Munshi Premchand? A famous writer. He's a writer. He's a... Yes, in one of his writing, he has written that there was a rush in the train, and many people, many villagers, they were boarding the train, and then suddenly one master of the school of that village and one policeman both boarded, and then the people, what did they do? They have taken the master in, saying that you are the teacher and you have taught my children, and so we respect you, and this is our Guru Dakshina to you. You come and sit with us, and they have thrown out the policeman. Okay, this is the famous story of Premchand. So naturally, you are going to be a lecturer or a teacher. So you are going to be in the most noblest profession. So congratulations. You must be single-minded. Okay. Now, no, don't change your mind. Okay. Now focus on that and then do your masters. No, actually, many people says that from Bihar it is very difficult to got a job. You know, to got a better feel from Bihar, and you know, Bihar का एक नाम ही है, तो बस इसलिए that's why. देखिए, ऐसा है कि अगर मान लें कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और फिर जॉब के लिए तो हमारे यहाँ स्टेट की शर्त नहीं है ना कि अगर आप बिहार के हैं तो आपको बिहार में ही रहना है. आप तो जॉब के लिए किसी भी स्टेट में जा सकते हैं. हमारे यहाँ वो तो है. और इतने सारे भी मेरा होता है 41,000 कॉलेजेस हैं, तो 41,000 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं तो एक फिजिक्स लेक्चरर की वैकेंसी निकलेगी इंशाल्लाह. तो मैम प्राइवेट कॉलेजेस में भी नेट क्वालिफाई होता है ना? जी जी बिल्कुल होता है जी, उसके बगैर नहीं ले सकते हैं, क्वालिफिकेशन वही रहती है. ओके, तो मैम पीएचडी भी कंपलसरी रहता है, क्योंकि फिर ये तो लॉन्ग टर्म फिर चला जाता है ना? तो देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है जिंदगी में तो आपको लॉन्ग टर्म तो जाना होगा, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें अगर आपने मास्टर्स के बाद नेट क्वालिफाई कर लिया तो वो आपको एज ए जूनियर अपॉइंट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जब आप पीएचडी कर लेंगे तो फिर आपको वो एज ए सीनियर अपॉइंट करेंगे. और पीएचडी आपके अपने हाथ में, आप चाहे तो 3 साल में कर लें, चाहे 4 साल में, चाहे 5 साल में कर लें. उसकी मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होती है. ये डिपेंड्स ऑन योर ओन हार्ड वर्क दैट हाउ क्विकली यू आर डूइंग. या बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको बहुत जल्दी है जॉब की, क्योंकि मैं आपके घर के हालात से वाकिफ नहीं हूँ, सो तब तो आप, अगर आप चाहें तो आप स्कूल जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूल टीचर्स की सैलरी है, अगर हम सेंटर के 7th पे कमीशन की बात करें तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है. वो उनमें से बहुत से लोगों की जो सैलरीज हैं वो 1 लाख, 1.25 लाख, 70,000, 50,000, 60,000. 7th पे सैलरी फॉर स्कूल फॉर हायर क्लासेस. यस यस, सो तो आप उसको भी सोच सकती हैं, उसे भी ध्यान में रख सकती हैं. ओके. Okay, thank you so much, ma'am. All the best. Thanks. मैम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बीबीए एलएलबी करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में किस चीज को ढूंढना होगा कि मैं किस टाइप का हूँ, अपने आप में किस चीज को मुझे पहचानना होगा जो मैं ये कोर्स कर सकूँ. आपका सवाल जी मोहम्मद हमाद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है. मोहम्मद हमाद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है. सर एक मिनट सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बीबीए एलएलबी इस बार करना चाह रहा हूँ. मेरा 12th कंप्लीट है, ठीक है, तो मुझे अपने अंदर में कौन से इम्प्रेशन को, मतलब किस चीज को ये जानना होगा कि जो मैं इस कोर्स में इंटरेस्ट कर सकता हूँ. अच्छा, तो ठीक है, मतलब कि आपने ये ज़हन बना लिया है कि आपको एलएलबी करना है. बस आपको ये पूछना है कि आपको अपने अंदर कौन सी सलाहियत ज्यादा परवान चढ़ानी है. क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं जी मैम, यही जानना है. यही जानना चाहते हैं ना, तो देखिए, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो
सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों लैंग्वेजेस में, जो आपकी मदर टंग है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इन दोनों में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। उस थॉट प्रोसेस को लॉजिकल करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। और तीसरी बात यह है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत क्विक होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, जितने भी लॉज हैं, नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। जाहिर है जब आप लॉ पढ़ेंगे तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आप उस वक्त, जिस वक्त पढ़ रहे हो, उस वक्त आप बहुत ध्यान से, मेहनत से पढ़ें और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो मैंने आपको बताई। जी ओके मैम, ऑल द बेस्ट। जी सहवाल कलीम। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I am from Bihar, but I'm living in Gurugram right now. And because of this lockdown, one of my exam was left, and that is why I have not passed it well, but I'm on the verge of it. And in future, I was thinking to pursue the civil services, but as I saw the whole session, I am the kind of person who is very verbally expressive. And I don't think so that it's going to suit me, but I am having a problem that my mother is a single parent and I have to get independent as soon as possible. So could you please help me out that is there any is there any solution to this that I can go for both according to the resources and according to my interest as well? So one, I could understand that you wanted to be civil servant, isn't it? Yes, ma'am. And then what is the second one? And the second thing is that I am a very verbally expressive type of person. Like I take interest in speeches, debates, and I take interest in theaters, doing plays, dramas and all. So my dear, in my opinion, and you are saying that your mother is like you are single parent's child, so you want quickly to be self-dependent, isn't it? Yes ma'am. If I compare the field of media with your UPSC, so you wanted that in both of these, which one is going to give you more chances of job opportunity, isn't it? Yes, ma'am. Chances of opportunities as well as to be independent as soon as possible. Achha, so I think if you can do one thing, like if you can have your mission as civil servant, and then naturally for that you have to do your graduation first, then only you can appear for the exam. So while you are doing your graduation, and since you said that your communication skills and maybe your writing skills as well is very good. Yes, ma'am, it is. So then there are lots of options open for the people who are good writers or the people who are good orators. So you can do the part-time jobs also in this field. And in this way you can certify your hobby, and then you can earn money for your family. And meanwhile you can complete your graduation so that you can fulfill your dream of being an IAS or IPS or IFS, whatever you dream of. Okay, thank you, ma'am. You are welcome. एक और सवाल है मैम, किसी पेरेंट्स ने लिखा है कि उनका लड़का है, बेटा है और 8 साल का है और एकदम से पढ़ना नहीं चाहता है और कहें कि दूसरे बदमाशियों में ज़्यादा दिल लगता है, जो बच्चों की बदमाशी शरारत होती है। तो उनको थोड़ा सा काउंसलिंग, उनको पेरेंट्स को चाहिए कि हम बच्चे को कैसे हैंडल करें। देखिए, मैंने महसूस किया है कि पहला जो बच्चा होता है उसमें पेरेंट्स भी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी नाना नानी साथ होते नहीं है, तो खुद से हैंडल करना वो उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो पहले बच्चे में थोड़ा उन्हें डिफिकल्टी होती, तो इसलिए उनका वो क्वेश्चन है। अब्रॉड में रहते हैं लेकिन उन्होंने सेशन ज्वाइन किया है। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि उन लड़के की वालिदा क्या करती हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है कि उनकी वालिदा का इसमें बहुत अमल दखल होता है। जी, वालिदा 1 मिनट, वालिदा ये है, होम मेकर है और क्लास 8 में है बच्चा और एज 14 ईयर्स है। मैंने थोड़ा समझने में किया था, एज 14 है और क्लास 8 में है। जी, और मदर जो है वो हाउस मेकर है। देखिए, ऐसे में तो हमें बच्चे से के साथ बैठ करके, क्योंकि वो टीनेजर हो चुका है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि माँ अपने पास बिठा करके लाड प्यार से प्राइमरी में जैसे पढ़ाती थी वैसे पढ़ाएं, बल्कि अब तो वो दूसरे स्टेज में पहुंच चुका है, टीनेजर वाली स्टेज में। इस स्टेज में एक बगावत का जज्बा नेचुरल होता है बच्चे के अंदर,
कि अगर हम उसे जितना भी किसी काम के लिए कहेंगे, उसके अंदर एक नेचुरल सी आवाज आएगी कि नहीं, हमको इसके अगेंस्ट करना है, क्योंकि ये उस एज का तकाजा होता है। तो हमें उस एज के तकाजे को समझते हुए उससे काउंसलिंग करना है, उसको उसके साथ बैठ करके ना उसको समझने की कोशिश करना है कि आखिर क्या वजह है कि उसका मन पढ़ने से उचाट हो गया है। इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि कई बार वो बच्चा खोलेगा नहीं मुंह और अपनी बात बताएगा नहीं। हो सकता है कि उसके जहन में कुछ उलझने चल रही हों, या फिर अगर वो अब्रॉड में है तो जो मैं समझ सकती हूँ वो ये कि बच्चे अब्रॉड में जो भी हैं, जो मैं दुबई में रही हूँ, तो बच्चे वहाँ बहुत रिलैक्स होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके हिस्से का मेहनत भी उनके पेरेंट्स कर रहे हैं और उनके लिए पैसे कमा के ला रहे हैं, तो उन्हें ना दुनिया बहुत हरी हरी नजर आती है, क्योंकि उन्होंने मुशक्कत नहीं देखी होती है। तो फिर वो उनका जो है ना बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल करने का जज्बा होता है, स्ट्राइव करने का जज्बा, कुछ पाने के लिए जो होता है ना, एक बिली में जो एक आग होती है वो आग नहीं होती है। तो इसलिए उनको बैठा करके उनको समझाने की जरूरत है, और फिर उनको ये देखना है कि स्कूल में उनका कैसा माहौल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल में उनके साथ बुली हो रही हो या कुछ ऐसे परेशानी हो जिसकी बिना पे उनका मन उचाट हो गया, या फिर ये कि वो ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे दोस्ती में लग गए हो जिसकी बिना पे उनके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनसे पहले सुकून से बैठ करके उनसे बात करने का है और उनको समझाने का है। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो फिर देखिए, हमें तो हमारे दीन ने सिखाया है कि दुआओं में बड़ा असर है, तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसके लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एक प्रोसेस है काउंसलिंग का प्रोसेस, वो प्रोसेस जरूर करना है और उनके सामने ऐसे ऐसे वाकयात पेश करें या ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जिसमें कि मेहनत के बल पे लोग कितना आगे बढ़े हैं, इस तरह की चीजें। मुझे याद है कि एक जमाना ऐसा था जब मेरा बेटा भी थोड़ा सा रेबिलियस हो गया था, तो वो क्या था कि लंबे लंबे बाल रखने लगा था, उसके बाद बाल कटवाने को रवादार ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे घर में भी मसला था कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। अब मर्द हजरात जो होते हैं वो कहते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, वो शॉर्ट टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या, खवातीन को ही थोड़ा धीरे से इसको संभालना पड़ता है। तो इस मसले का फिर हल कैसे निकला कि हमने ये देखा कि जो मेरा बेटा है उसको शाहरुख खान बहुत पसंद है। शायद आपने इसीलिए देखा होगा कि मेरे भी प्रेजेंटेशन में शाहरुख खान का कई जगह नजर आए होंगे, क्योंकि वो हमारे घर में सभी के फेवरेट हैं। तो फिर मैंने उसकी वो मूवीज निकाली जिस मूवी में उसके बाल छोटे छोटे थे और जिसमें वो बाल छोटे होने की वजह से स्मार्ट लग रहा था। तो मैंने फिर उसकी जानबूझ करके उसको ये नहीं कहने के लिए कि मैं तुम्हें उसके बाल दिखाने के लिए दिखा रही हूँ मूवी, बल्कि इसलिए कि चलो आज हम लोग देखते हैं ये शाहरुख खान का ये जो उसने कितना अच्छा एक्ट किया है उसमें। और फिर उसके बाद उसको दिखाते हुए मैं कहती थी कि कितना अच्छा लग रहा है, इतना छोटे छोटे बाल है इसके, कितना हैंडसम लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तो ऐसे ग्रेजुअली जो है ना उसके जहन में छोटे बालों की थोड़ी सी अहमियत, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि छोटे बाल में भी इंसान स्मार्ट लग सकता है, लंबे बाल ऐसे होना जरूरी नहीं है। और फिर उसने अपने आप ही 3 महीने की मेहनत के बाद उसने फिर अपने आप ही बाल कटवा लिए और बिल्कुल शॉर्ट जैसे कि नॉर्मल लोग रखते हैं वैसे उसने बाल रखे। तो ये मैं अपनी एक मिसाल दे रही हूँ, हो सकता है कि आपको भी ये आपके उसमें भी फिट हो जाए, हो सकता है ना फिट हो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो बहरहाल कोशिश करके देखिए इंशाल्लाह। किन्हीं का और कोई क्वेश्चन है तो ये कर लें, और अदरवाइज डॉक्टर इंतखाब ये प्रोग्राम को कंक्लूड कर दें, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ इफ्तार खाना है और मुझे तो बनाना भी है। जी 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 जी। बहुत जानकारी मिली आपसे मैम, बहुत अच्छा लगा। और आयुष के बारे में जो मैम बताया आपने, तो एक शेर मैंने लिखा है इस सेशन के लिए मैम, जो बोलना चाहता हूँ। आयुषों को जरूरत बनाने का सफर था, बहुत कुछ सीखा आपसे जिससे बेखबर था। ये बात बोलते हुए अब मैं प्रिंसिपल मैम को बोलता हूँ थैंक्स करने के लिए। मैम शुक्रिया आपका। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं और पेरेंट्स हैं, मैं उन सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अपना कीमती टाइम दिया, कि उनकी वजह से मेरी हौसला बुलंद हुआ। उन्होंने अपना टाइम दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो ऑनलाइन क्लास हम लोग चला रहे हैं ये चलाना चाहिए, उन्हें कुछ सर्व देना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो लॉकडाउन है इसकी वजह से, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हुई और अप्रिशिएट करने का मौका मुझे मिला कि आप लोगों को मैं करूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे हिम्मत अफजाई होती है और हिम्मत मिलती है। और मैं साथ ही साथ DPMI दरभंगा के मैं डायरेक्टर और DPMI दरभंगा की टीम, मैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन सभी की वजह से यहाँ तक कामयाबी मिली है मुझे। और मैं साथ ही साथ डॉक्टर हलीमा सादिया का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ आई, दरभंगा में उन्होंने विजिट किया,
यहाँ हमारे बच्चों को कुछ उन्होंने अपनी तालीम बताई किस तरह से करना चाहिए, आप लोग कैसे आगे जा सकते हैं। और अभी वो ऑनलाइन क्लास भी दे रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आगे बढ़ती रहूंगी। और DPMI यहाँ का मेरा जो पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये सबसे अलग है क्योंकि ये सबसे पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया और यहाँ पर हर तरह के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, चाहे वो नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चे भी अगर अटेंड करना चाहे तो उनकी भी ताल्लुक से उनको भी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ और मैं बड़े से बड़े बच्चों को भी इससे मोटिवेट कर सकती हूँ, पेरेंट्स को भी, गार्जियंस को भी, सभी को कंक्लूड करके मैं एक अच्छा सेशन दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हर तरह के लोग हैं एजुकेशन में, क्योंकि मैं मुख्तलिफ लोगों से मैं मिलवा सकूँ अपने जितने भी अटेंडेंट्स उन सभी को। तो मैं इसलिए तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी डॉक्टर हलीमा सादिया, और आप हम लोगों के साथ जुड़ी रहिए और कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह सभी को अच्छे से अच्छे मुकाम पर हासिल हो और मिले उन सभी बच्चों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे के लिए मैं शुभकामनाएं आप लोग को देती हूँ। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।